हाय प्यारे बच्चों, आज मैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास से वर्ग 9 से फ्रांस की क्रांति का चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम सबसे पहले फ्रांस की क्रांति को देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति होने का प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारणों में से हम सबसे पहले सामाजिक कारण को लेते हैं। यह है हमारे फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण। सबसे पहले हम सामाजिक कारण को लेंगे। सामाजिक कारण में हम देखते हैं कि राजा के अनुसार वहाँ पर समाज 3 वर्ग में बटे हुए थे। सबसे प्रथम में थे पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरे में निम्न वर्ग आते थे, जो कि मजदूर हैं, किसान हैं, डॉक्टर हैं, छोटे व्यापारी हैं। ये सारे निम्न वर्ग में आते थे। अगर हम इस पर गौर करें तो फ्रांस के प्रथम वर्ग में पादरी जो आते थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते थे कुलीन, उसके बाद उनकी संख्या थी, और सबसे ज़्यादा संख्या निम्न वर्ग के थे, जिनकी सहभागी बहुत ज़्यादा था, उन्हीं का योगदान सबसे ज़्यादा था। लेकिन राजा के कुछ रवैये ऐसे थे जो कि जनता के लिए काफ़ी हानिकारक थे। उनके हर एक ज़रूरत को नज़रअंदाज कर देते थे। इस कारण से वहाँ के जनता वहाँ के राजा से काफ़ी नाखुश थे, और फ्रांस की क्रांति का ये प्रमुख कारण बना आगे चलकर सामाजिक कारण। दूसरा नंबर पर कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या मतलब है? राजनीति का मतलब होता है शासन करने का जो नीति होता है, नीति करने का जो नियम होता है शासन करने का, उसको हम राजनीति में देखते हैं। राजा इतना जनता के साथ अन्याय करते थे। वहाँ के राजा थे लुई 14वां। उनके इस कथन से हम लोग पता कर सकते हैं कि राजा कितना अन्याय करते थे जनता के साथ। उनका कथन था कि मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। इससे ये पता चलता है कि जनता कितना वहाँ पर जनता का शोषण होता था। उनके बाद आए लुई 16वां। वो भी जनता के साथ काफ़ी अन्याय करते थे। उनकी पत्नी थी मेरी अंतोइनेट। वो भी काफ़ी राजकोष से धन लुटाते थे, अनाप शनाप खर्च करते थे। उसके बाद है आर्थिक कारण। फ्रांस में जनता को इनकम, जिसको कहते हैं हम लोग आय, कोई साधन नहीं था। वो खेती करके खाते थे, कोई किसान थे, कोई मजदूर थे। जनता को राजा से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलता था। उतना पर भी किसान पर और मजदूरों पर कई ऐसे कर टैक्स लगे हुए थे, जिससे वहाँ की जनता काफ़ी परेशान थे। भूमि कर थे टेले, और एक धार्मिक कर थे टीथे। जो भी उपज होती थी किसानों की, उसमें से अधिक कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। धर्म में भी, धार्मिक रूप को भी अगर हम देखें, किसी भी धर्म को अपनाने में राजा की मर्जी चलती थी। उसमें भी राजा को टैक्स देना होता था, जिसको हम लोग कहते थे टीथे। ये आर्थिक कारण है। उसके बाद है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण क्या है? फ्रांस की क्रांति को जागरूक करने के लिए, फ्रांस की क्रांति को सामने लाने के लिए ये बौद्धिक कारण सबसे प्रमुख है। इनमें से क्या हुआ कि इस समय राजा के गलत कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी आदमी को आगे आना था, जिसमें कि सबसे पहले वहाँ के बुद्धिजीवी लोग सामने आए और जनता को राजा के अन्यायपूर्ण कार्य से परिचित कराया। उनमें से प्रमुख हैं रूसो हैं, वॉल्टेयर हैं, डिदरो हैं। इनके काफ़ी महत्वपूर्ण, इनके द्वारा रचित पुस्तक जनता के बीच पहुंचा, और सभी जनता इस बात से अवगत हुए कि राजा हमारे साथ कितना अन्याय करते हैं। रूसो के प्रमुख पुस्तक है सामाजिक संविदा। इसमें समाज में जितने भी अन्याय हो रहे हैं राजा के द्वारा, जनता तक पहुंचाया। इसी प्रकार बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हुए जो कि राजा के कार्य को जनता तक रखे, ताकि जनता अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आ सके, और इसी हक के लिए, राजा से अधिकार के लिए, राजा से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। उसके बाद है सैनिक कारण। सैनिक कारण में हम देखेंगे कि फ्रांस में जितने भी सैनिक थे
वो राजा से असंतुष्ट थे। असंतुष्ट होने का कारण था उनको सही सुविधा नहीं मिलना। सही सुविधा में हम देखें कि उनको सही वेतन नहीं मिलते थे, सही भोजन नहीं मिलते थे, रहने की सुविधा नहीं होती थी, जिनसे वो नाखुश होकर राजा के खिलाफ में आंदोलन कहिए या उनके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए वो भी तैयार थे। फ्रांस की क्रांति में हम आगे देखें, व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। किसी भी लोग को फ्रांस में स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी। वो हर एक काम पर राजा पर डिपेंड था, हर एक काम पर उसको राजा का भय लगा हुआ था। वो किसी भी धर्म को अपनाते थे तो वो राजा के अनुसार ही अपनाते थे। प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, ये अलग अलग धर्म के लोग अगर धर्म को अपनाते हैं तो उसमें भी राजा की मर्जी होती थी। अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को आप ना तो अपना सकते हैं, ना तो उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस रूप में भी वहाँ के जनता राजा के विरुद्ध थे, राजा के खिलाफ थे, जो कि फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना है। और एक विशेष कारण है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। पूरे विश्व में अपने अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग इस बात से वहाँ की जनता को अवगत कराया कि अगर हमारे हक को कोई छीनता है, अगर हमारा कोई शोषण करता है, हम उसके खिलाफ में किस प्रकार से आवाज़ उठा सकते हैं। अगर वहाँ की सारी जनता जैसे निम्न वर्ग के थे, वो अगर एक होकर एक बुलंद आवाज़ से राजा का विरोध करता, ये शायद संभव था कि उस राजा से छुटकारा मिल सकता था। और यही हुआ कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वहाँ पर भी सारे अमेरिका की जनता मिलकर अपने शोषणकर्ता जो कि इंग्लैंड था उसके खिलाफ में आवाज़ उठाया और उससे आज़ादी पाया। ये प्रमुख विदेशी घटना फ्रांस की क्रांति पर एक अच्छा प्रभाव डाला और फ्रांस की क्रांति को आगे सामने लाया। आज हम देखें कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन सब थे। इसमें अगर हम कुछ प्रमुख बिंदु को नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ये है कुछ प्रमुख बिंदु। इन प्रमुख बिंदुओं में से हम देखेंगे कि समाज का वर्गीकरण, प्रथम वर्ग में पादरी आता था, द्वितीय वर्ग में कुलीन आते थे और निम्न वर्ग में ये सब लोग जैसे किसान, मजदूर, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब। हम यहाँ देखेंगे कि बहुत से बच्चे पादरी को नहीं समझ पा रहे हैं। इस पादरी के बारे में हम बताएं कि वहाँ पर धार्मिक गुरुओं को धार्मिक रूप में जो जिनका वर्चस्व रहता था उसको हम पादरी के गिनती में रखते थे। कुलीन जो हम लोग कहते हैं समाज में जो सामंतवाद होता है, इसको हम कुलीन के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर, डॉक्टर, शिक्षक सब आते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तक और उसके रचनाकार। हम देखेंगे कि सामाजिक संविदा, इसके रचनाकार हैं रूसो। इसका प्रकाशन हुआ था 1776 ईस्वी में और ये काफ़ी वहाँ की जनता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ। उसके बाद है बृहद ज्ञानकोश, इनके लेखक हैं डिदरो। और है विधि की आत्मा, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने कानून के बारे में जनता को उसके अधिकार से जुड़ी हुई बातों को समझाया ताकि जनता अपने अधिकार राजा से लड़ाई लड़ सके। इन सारे बिंदु को आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आपके परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है ये। फ्रांस की क्रांति का कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि हम उस पर चर्चा करते हैं। एक है टैक्स फार्मर। इसमें क्या होता था, राजा के द्वारा कुछ लोगों को एक निश्चित रूप से उसको कह दिया जाता था तुमको जनता से टैक्स वसूलना है। ठेका पर टैक्स वसूलने वाले को टैक्स फार्मर कहा जाता था। कुछ पूंजीपतियों को ही कह दिया जाता था कि तुमको जनता से इतना टैक्स वसूलना है और वो जनता से टैक्स वसूलते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था टैक्स वसूलने वाले जितने भी फिक्स टैक्स थे, जितने भी निश्चित राशि थी टैक्स वसूलने की, उससे अधिक मात्रा में टैक्स वसूलते थे और जितना राजा को देना होता था उतना देकर बाकी अपने पैकेट में रख लेते थे, जिससे जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ते चला गया और यही नाराज़गी फ्रांस की क्रांति को बहुत नज़दीक ला दिया। दूसरा पॉइंट है लेटर्स द कैचेट। राजा के अन्याय का एक इस बात से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कितना अन्याय करते थे जनता के साथ में
बिना किसी गलती का, बिना किसी सूचना का जनता को गिरफ्तार करके वो जेल में भर दिया जाता था। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते थे लेटर्स द कैचेट। एक है धार्मिक कर। दो प्रकार के वहाँ पर कर बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, धार्मिक कर और भूमि कर। धार्मिक कर को टीथे के नाम से जानते थे और भूमि कर को टेले के नाम से जानते थे। फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख नारा था समानता। वहाँ की जनता फ्रांस की क्रांति में राजा के खिलाफ में जो उन्होंने आवाज़ उठाई, उनका एक ही मांग था, हम लोगों को एक समान रूप से देखा जाए, समान अधिकार मिले। उसके बाद है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। विदेशी घटनाओं का जो प्रभाव हम लोग पढ़ रहे थे उसी में से है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ये 1688 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है बेस्टिल का पतन। जितने भी जनता को वो बिना सूचना के, बिना किसी गलती के गिरफ्तार करके जेल में भर्ती किया जाता था, उस कारागार का नाम था, उस जेल का नाम था बेस्टिल। बेस्टिल जगह का नाम है, इसलिए उस कारागार का नाम पड़ा है बेस्टिल कारागार। इसका पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ और इसी दिन से वहाँ की जनता स्वतंत्रता की सपना देखने लगे और स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट में जब हम पढ़ेंगे बेस्टिल के पतन का हम विशेष चर्चा करेंगे और इसमें कुछ और प्रमुख बिंदु हैं जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अब नेक्स्ट बिंदु में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की हम चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जितने भी बिंदु पर चर्चा किए हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के ख्याल से ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, दोनों की दृष्टि से ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसे आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आज हम इसी बिंदु तक चर्चा को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर हम लोग आएंगे। मुझे उम्मीद है आज का पॉइंट आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, ताकि हमें और आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो के पॉइंट रखने का मौका मिलेगा।